एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स की विजय भव सीरीज में, जिसमें आप पेट की क्लासेस देखते हैं और जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम एक एक टॉपिक आपके लिए लेकर के आते हैं। यहाँ पर ये शेड्यूल दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं। मॉर्निंग 7 से क्लासेस शुरू हो जाती हैं, रात के 9 बजे तक एक एक करके क्लासेस आती हैं, तो ज़रूर से देखा करिए। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे इंग्लिश विनय सर पढ़ा रहे हैं, जीएसजी के मेरा पार्ट है, आशीष सर मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियोस लेकर के आते हैं, देव सर ने ज्योग्राफी पढ़ानी है, महिमा मैम अर्थमेटिक और रीजनिंग के वीडियोस लेकर के आती हैं, साथ में एंशिएंट हिस्ट्री भी देव सर का पार्ट है। जी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये 10 मार्क्स कैरी करता है। एंड अखिल सर जो है डीआई पढ़ाते हैं, जो 20 मार्क्स का उनका एग्जाम में आना है। तो ज़रूर इन वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। आगे चलते बात करते हैं अपने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, जहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में। और अगर आपको आपके कोर्स से रिगार्डिंग या सिलेक्शन से रिगार्डिंग या कुछ भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ज़रूर आपको उसका रिप्लाई किया जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 2 ऐप्स हैं, रेविंग्स एंड काबिल। आप डाउनलोड कर सकते हैं इनको, और डाउनलोड करके अगर आपको कोई कोर्स परचेज करना है, अगर आपको क्विजेस अटेम्प्ट करनी है, तो वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा एक लूसेंट का कोर्स है जो 199 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है, जिसमें 2 चीज़ें आपको मैं मेंशन कर रही हूँ जो याद रखनी है। ये कोर्स हिंदी में है, साथ में फिजिक्स का वॉल्यूम 1 है। तो कोई बिना किसी टेंशन के, अगर आपको लगता है कि लूसेंट यूज़फुल है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको एक्सरसाइज पे फोकस किया गया है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स भी बताए गए हैं। 6 मंथ का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन रहेगा। ये डाउट क्लियरिंग आपके लिए करी जाएगी। आप कॉल कर सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं अपने सवाल, जो भी डाउट्स हो। तो अगर आपको पसंद आता है आप ये परचेज कर सकते हैं। 6 मंथ के लिए एनडीए का कोर्स है, बहुत ही नॉर्मल से चार्जेस हैं, तो वो आप दे करके इसको परचेज कर सकते हैं। 600+ आवर्स की आपको रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिलेंगी। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक्सरसाइज कराई गई है, कॉन्सेप्ट कराए गए हैं, साथ में 360 डिग्री कवरेज मिलेगा आपको सिलेबस का। 1 ईयर का प्लान आपका जो है वो 5000 रुपीज़ में है, तो वो भी आप चाहें तो प्रेफर कर सकते हैं टू कंप्लीट ऑल द कोर्सेज एंड ऑल द कोर्स एंड ऑल द वीडियोस। बात करेंगे आज के अपने टॉपिक की। लोकसभा इज़ द टॉपिक एंड दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ये अपना जो लोकसभा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे कि आपने देखा होगा, पार्लियामेंट जो इंडियन पार्लियामेंट है वो पार्ट है आपका जीए का भी और जीएस का भी पार्ट है, यानी कि पॉलिटी का, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शुरू करेंगे, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं इसमें। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है? प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन किसमें होते हैं ये पूछा जा रहा है। तो डायरेक्ट इलेक्शन हम जानते हैं कि लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं। इस बार 17वें लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे। कौन इसके स्पीकर हैं? ओम बिरला स्पीकर हैं, ज़रूर याद रखें। राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो ये भी याद रखने वाली बात है कि राज्यसभा में आपका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो और बाकी किन किन लोगों का या फिर कौन कौन से ऑफिसेज हैं जिन्हें इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिए चुना जाता है, अगर आपको पता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला सवाल कह रहा है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? जैसे कि हमने राज्यसभा पढ़ा था कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे ही लोकसभा किसका करता है? राज्यों की विधानसभाओं का, राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों का, भारतीय जनता का या राजनीतिक दलों का? भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। साथ में डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, तो रिप्रेजेंटेटिव्स निकल करके आते हैं जो लोकसभा में बैठते हैं। तो ये एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप याद रख सकते हो कि लोकसभा जो है वो भारतीय जनता का रिप्रेजेंटेशन करती है, प्रतिनिधित्व करती है। और ये जो आपको ए और बी ऑप्शंस दे रहे हैं ये जाएंगे आपके राज्यसभा के साथ, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन संबंधी प्रावधान किया गया है? तो लोकसभा का गठन जो है वो अनुच्छेद 81, 331 दोनों में या फिर किसी में नहीं, जो आपका ये दोनों हैं उसमें बात करी गई है गठन की, यानी किस तरह से बनेगा, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी। तो ये पार्ट आपका पार्लियामेंट के अंदर भी आ जाता है, साथ में लोकसभा को एक्सेप्शनली भी डील किया गया है। तो 81 और 331 ज़रूर याद रखें। यहाँ पर पूछा गया है कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है, और पूछ रहा है कि मूल संविधान में कितनी है ये बताना है। तो एक तरह से ये पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम कितनी इसमें संख्या हो सकती है। तो मैक्सिमम 500 हो सकती है। प्रेजेंट टाइम पे कितनी है हमारे पास? 545 है। तो ये भी अगर पूछा जाए तो आप यहाँ पर, जैसे ये क्वेश्चन है, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या
सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है, तो 545। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में कितने मेंबर्स है, कितने विधायक है, 545 आपको, नॉट विधायक, सांसद, 545 सांसद देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमपी कहते हैं। ठीक है, विधायक तो लेजिस्लेचर्स में होते हैं, लेजिस्लेटिव में। तो 31वें संविधान संशोधन द्वारा ये किया गया था कि अभी जो है हमारी जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग, उसको देखते हुए 545 मेंबर्स ही काफ़ी हैं पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। बट ऐसा कहा जा रहा है कि 2026 में जो है इनकी सीट्स जो है वो बढ़ने वाली हैं, तो हो सकता है कि फिर या पूरा जो 500 का जो टारगेट है वो पूरा किया जाए। ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमम जो है वो कितनी हो सकती है, 552। मूल रूप से संविधान में कितनी रखी गई है, 500, प्रेजेंट टाइम पे कितनी है, 545, और मैक्सिमम हो कितनी सकती है, 552। तो नंबर्स अलग अलग है, क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान से समझिए। मूल संविधान में जो संख्या दी गई है मैक्सिमम वो 500 दी गई है, हो कितनी सकती है, 552 हो सकती है मैक्सिमम। ठीक है, 31वें संविधान संशोधन द्वारा इसको कितने में फ्रीज कर दिया गया है, 545 में। तो अभी हमारे पास कितने एमपी हैं, 545। अगला सवाल है, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है, कितने लोगों को, तो राज्य की जनता, यानी कि सिर्फ स्टेट की बात हो रही है। बाकी जो बचे हुए सदस्य हैं वो किस में जाते हैं, आपके यूटीज में। तो 530 जो है वो राज्यों द्वारा चुन करके आते हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है। टोटल कितने हैं, 545। तो यहाँ पर बचते कितने हैं, 10 आउट ऑफ 5 बचेगा। ठीक है, तो आपके जो बाकी के मेंबर्स हैं वो किससे चुन करके आते हैं, यूटीज से। आगे देखो, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनसंख्या कितनी है, तो 13। तो टोटल 545 में 530 जो है, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, 545 में से 530 जो है वो राज्य से निकल करके आ रहे हैं। तो बचे कितने आपके पास, 15 बचते हैं, और 15 में से 13 जो है वो यूटी से आते हैं। 13 जो है वो कहाँ से आते हैं, यूटी से, संघ शासित क्षेत्रों के जनता द्वारा चुने जाते हैं। अब बचते हैं आपके पास 2, इनमें से 2 जो हैं वो कहाँ से आते हैं, वो नॉमिनेटेड किए जाते थे अभी तक, यानी कि 2020 तक जो है ये पर्सन्स जो होते थे वो नॉमिनेटेड होते थे, और नॉमिनेट कौन करता था, प्रेसिडेंट करते थे। बट अब ये जो नॉमिनेशन वाला सिस्टम है वो खत्म हो गया है। ठीक, नॉमिनेशन अब कुछ भी नॉमिनेट नहीं होगा। लोकसभा के ये 2 जो लोग थे वो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने लोगों को नॉमिनेट किया जाता था, कब इसे खत्म कर दिया गया, और जिन्हें नॉमिनेट किया जाता था वो किसके द्वारा किया जाता था, किन लोगों को किया जाता था, एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था। एंग्लो इंडियंस बेसिकली वो होते हैं जिनके पेरेंट्स में से कोई एक जो होता है वो ब्रिटिशर्स होता है और एक इंडियन होता है, तो वो एंग्लो इंडियंस कहे जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 13 जो है वो वर्तमान जो आपकी यूटीज हैं वहां से आते हैं। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय में कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं, तो अब तो नहीं करते ना, अब तो ये चीज खत्म हो गई। वैसे कितने को करते थे, 2 को करते थे। अगला सवाल, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है, वर्तमान में 545 है। 545 में से 530 जो है वो राज्यों से चुन करके आते हैं, आपके 13 जो है वो यूटीज से निकल करके आते हैं, और बाकी बचे हुए आपके 2 जो नॉमिनेट होते थे। लेकिन अभी क्या है, ये सारे 545, 532 जो है वो राज्यों से आ जाएंगे, और जो आपके 13 हैं वो यूटीज से आएंगे। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता था। ठीक, तो 331 में जो प्रोविजन है वो यही है। अभी पीछे हमने देखा था कि लोकसभा का वर्णन किसमें किसमें किया गया है, तो 81 में किया गया था, साथ में 331 आर्टिकल भी था। और 331 के जरिए हम क्या करते थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था कि आप 2 एंग्लो इंडियंस को क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास थी,
या फिर है। अच्छा, जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं ना कि लोकसभा में मनोनीत कर रहे हैं राष्ट्रपति, ठीक है, तो और राज्यसभा में भी राष्ट्रपति ही मनोनीत करते हैं, लेकिन वहाँ पे 12 सदस्यों को क्या किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर, आर्ट, प्रोमिनेंट, एमिनेंट जो लोग होते हैं उनको। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित करी जाती हैं? सिंपल सा आंसर होगा, जनसंख्या के आधार पर सीटें जो हैं वो एलोकेट की जाती हैं, जिस क्षेत्र की जितनी जनसंख्या होती है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट्स हैं, जैसे राज्यसभा की सबसे ज़्यादा कहाँ है, यूपी में। क्यों? क्योंकि यूपी की जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा है। अभी जो इलेक्शंस हुए थे उसमें कितने सीट्स थी? 403 सीटें थी, ठीक है, और 403 सीटों में जो आपकी ये तो आपके इसका हो गया, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें राज्यसभा की तो फिर वो 31 है। मैक्सिमम जहाँ की जनसंख्या होगी मैक्सिमम वहाँ पर सीट्स होंगी। अगला सवाल है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है कि कौन सी जनगणना के स्थान पर आप एक कहते हैं ना बेस लाइन बना करके चीज़ें डिसाइड कर जाती है। तो 1971 की जनगणना को बेस बना करके जो है ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? सीमा का निर्धारण 1972 में किया गया था, जिसे हम इंग्लिश में अगर ये नहीं समझ में आया है डिलिमिटेशन कहते हैं। डिलिमिटेशन क्या होता है? जनसंख्या को देखते हुए वहां पर सीटों का आवंटन करना। अगला सवाल कह रहा है, लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यह निर्धारण 2026 तक यथावत रहेगा। बाकी मैंने आपको बताया कि जैसे कि जनसंख्या बढ़ रही है, लगातार देखा जा रहा है, तो बढ़ती हुई जनसंख्या के हिसाब से लोगों के उतने ही रिप्रेजेंटेटिव्स भी तो होने चाहिए ना। अगर जनसंख्या कम हो रही है तो हम कम कर सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव, अब रिप्रेजेंटेटिव्स बढ़ेंगे, जनसंख्या बढ़ रही है, 2026 तक यही रहेगा, 26 में। और इसीलिए आपने देखा होगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसका अभी कल उद्घाटन हुआ है या फिर कह सकते हो उसको खोला गया है, तो वो इसीलिए सीटें वगैरह बढ़ रही हैं, इसीलिए उसको फिर से रिवैम्प किया गया है, बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? एकल सदस्यीय निर्वाचन, बहुसदस्यीय, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। सिंपल सा चीज है कि एक ही व्यक्ति एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी। एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है लोकसभा के लिए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि कितनी जनसंख्या पर एक व्यक्ति को निर्वाचित किया जाता है? तो 7.5 लाख। जैसे उस टाइम की अगर हम बात करते हैं जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, तो हमारे पास कुछ 39 करोड़ की जनसंख्या थी और उसमें फिर हमने 389 लोगों को निकाला था, 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को लिया था। इसी तरह से अगर हम आज देखें तो 7.5 लाख लोगों पर हम एक व्यक्ति को रखते हैं, जो 7.5 लोगों की आवाज होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। अगला सवाल है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन, तो यानी कि सिंपल पूछ रहा है SC ST के लिए कितना रिजर्व सीट है, तो SC ST के लिए 131 जो है वो रिजर्व्ड है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था फर्स्ट इलेक्शन। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि पहला इलेक्शन जो है वो कब हुआ था? तो 1950 में जब हमारा संविधान बन करके लागू हो जाता है, इसके बाद पूरा प्रोसेस होता है, इंटरिम गवर्नमेंट कुछ टाइम तक रहती है जो 1947 में बनाई गई थी, तो वो रहती है तब तक, और फिर इसके बाद 52 में पहली बार इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के। ये चीज़ याद रखनी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लक्षद्वीप है। सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा के लिए कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप, जहां पर 1 या 2 सीटें या फिर थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। अगला, अच्छा, जब सीट्स की बात आती है तो सीट्स आपको उन्हीं की याद रखनी है जो न्यूज़ में है, जिनका रिसेंटली अभी इलेक्शन हुआ है किसी भी वजह से, तो उनके आप याद रख सकते हो, वरना ऐसे कितने सारे याद रखोगे, 28 स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, तो ये सबका नहीं याद रखना है। निम्नलिखित में से मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र मलकानगिरी, ठीक है, मलकानगिरी। तो ये बात, ये नाम आपको याद रखना है, मलकानगिरी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये कौन से स्टेट में है, ये कौन से स्टेट में है? तो एक बार इसको क्या करिएगा, गूगल करिएगा, कमेंट करिएगा कि ये कहाँ पर है। अगला सवाल, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है?
छठा और 22वां, 13वां, 38वां, 7वां और 21वां, 11वां और 42वां। तो 7th एंड जो 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो इससे रिलेटेड है। जैसे कि मैंने अभी बताया भी था कि 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने फिक्स कर दिया था कि 545 सीटें रहेंगी। इसी तरह से 7वां भी इसी से संबंधित है और आपका 31वां भी। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिनिधि चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, यानी कि और चाहे वो आपका राज्य का स्टेट लेवल पे इलेक्शन हो रहा हो या फिर यूटीज लेवल पे हो रहा हो, डायरेक्ट इलेक्शन ही होगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न प्रतिनिधित्व। अब ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अब ये प्रोविजन ही हट गया है। फिलहाल किसको नॉमिनेट करते हैं अगर ये पूछा जा रहा है तो सिंपल सा एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था, ये याद रखना है, कुछ और मत टिक कर देना। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? आरक्षित की बात करें तो हमारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आंग्ल भारतीय वर्ग। अब ये क्वेश्चन आ सकता है एज इट इज। क्यों आ सकता है? क्योंकि इसमें देखो एससी के लिए तो है, एसटी के लिए भी है और अभी तक एंग्लो इंडियंस के लिए भी था। अब जिसको ये बात नहीं पता होगी वो डी ऑप्शन टिक करेगा और यहाँ पर ये पुराना क्वेश्चन है तो इसमें डी ही आंसर में दिया होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इनमें से सभी की जगह यहाँ लिख देंगे ए एंड बी ओनली। तो ए एंड बी ओनली ही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि अभी भी सही डी है। लेकिन हमने क्या करेक्शन किया कि सिर्फ इनके लिए आरक्षित है। जो हमने ये जो 2 नॉमिनेट किए जाते थे अब इनके लिए तो है नहीं, तो हमने सी ऑप्शन को हटा दिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए एक कोई भी अगर लड़ना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष जो है वो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु दी गई है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो सबसे अधिक कौन, जिसके पास सबसे ज्यादा जनसंख्या? उत्तर प्रदेश, याद रखने वाली बात है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? राज्य लोकसभा में स्थान। तो यहाँ पर देखो सिंपल सा कितनी सीट्स किसके पास है, और मैंने कहा कि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं जनरली नहीं पूछे जाते हैं। कब पूछे जाएंगे? जब इनका जैसे चुनाव है। अब जैसे अभी गोवा में हुआ था, असम में हुआ, यूपी में हुआ, पंजाब में हो, तो अब इनकी सीट्स आपको पता होनी चाहिए, ऐसे सबकी नहीं, ठीक। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? सिंपल सा उत्तर प्रदेश। लोकसभा में भी सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि है, और राज्यसभा में भी। तो ये हमारे क्या थे, ये क्वेश्चंस थे इस पर्टिकुलर लेसन के, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पार्लियामेंट का एक पार्ट है और साथ में ये क्या है, एक ये आपका 2 जगह 2 टॉपिक में कवर हो रहा है, जीए में भी कवर हो रहा है और जीएस में भी कवर हो रहा है। तो जरूर से इसको देखिएगा। अगर पसंद आता है शेयर भी करिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।